मध्य पूर्व के तनाव में ब्रिटेन की भी एंट्री। फ्रांस ने तो एक्शन लिया, ब्रिटेन की एंट्री भी हुई है क्योंकि ब्रिटिश युद्धपोत HMS ड्रैगन की मध्य पूर्व में तैनाती की जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास तैनाती होने वाली है, जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन में शामिल होगा। आपको बता दें इससे पहले बैठक भी की गई थी और फ्रांस और ब्रिटिश का ये जॉइंट ऑपरेशन है जिसमें ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए तैयारी की गई है। तो देखिए, पहले फ्रांस और अब ब्रिटेन। मध्य पूर्व की जंग में ब्रिटिश युद्धपोत की भी एंट्री हो गई है। खबर क्या है? हॉर्मुज स्ट्रेट के पास HMS ड्रैगन की तैनाती होगी। ब्रिटिश नेवी का टाइप 45 डिस्ट्रॉयर है HMS ड्रैगन। HMS ड्रैगन को प्री पोजीशन किया जा रहा है, जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन में इसे शामिल कर दिया जाएगा और इसका मकसद व्यापारिक जहाज को ईरानी खतरों से बचाना है। ब्रिटेन की इस पहल में दूसरे देश भी शामिल हो सकते हैं। इससे पहले HMS ड्रैगन पूर्वी भू मध्य सागर में तैनात किया गया था। जी हां, और HMS ड्रैगन की ताकत के बारे में भी आपको जल्दी से बता दें। टाइप 45 क्लास है इसका। रफ्तार है 90 नॉट प्रति घंटा। लंबाई लगभग 152.4 मीटर, ये एग्जैक्ट लंबाई हमने आपको बता दी। डिस्प्लेसमेंट करीब 7,500 टन का है। सी वाइपर मिसाइल सिस्टम से इसे लैस किया गया है। जेट ड्रोन मिसाइल को दूर से ही ये मार गिरा सकता है और सैकड़ों टारगेट्स को एक साथ ट्रैक करने का इसके अंदर मादा है। इसके अलावा पनडुब्बी और समुद्री निगरानी में भी मददगार साबित होता है। HMS ड्रैगन को फ्लोटिंग शील्ड भी कहा जाता है क्योंकि शील्ड की तरह ये काम करता है। प्रोफेसर सतीश कुमार सर, जिस तरीके से तैनाती की जा रही है और फ्रांस और ब्रिटेन एक्शन में नजर आ रहे हैं, जिस नाटो देशों के साथ अमेरिका की तकरार की खबरें भी सामने आई थी, क्या ये अमेरिका को खुश करने के रूप में एक कदम हो सकता है या फिर ये दोनों देश समझ रहे हैं कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर खुद ही अब कदम उठाने होंगे, इस वजह से ये एक्शन लिया गया है? देखिए, खुश करने की तो बात नहीं है, व्यवस्था है ये। पिछले कुछ महीनों में या दूसरे युद्ध को भी देख लें, यूक्रेन और रसिया के युद्ध को भी देख लें, तो नाटो एक ऐसा संगठन है जिसमें 3 महत्वपूर्ण देश, ब्रिटेन शुरू से ही अमेरिकी शीत युद्ध से लेकर आज तक अमेरिका का पिछलग्गू रहा है, तो उसमें दंत नहीं है। वो तो अमेरिका जिस तरफ करवट लेगा, ब्रिटेन को की व्यवस्था है कि करवट उसी तरफ वो लेगा, तो उसके बारे में इफ्स एंड बट्स बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, फ्रांस और जर्मनी 2 ऐसे महत्वपूर्ण देश हैं जिनकी अपनी वजूद है, वो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं। अमेरिका के नक्शे कदम पर हर चीज़ को मुखालफत वो नहीं करते। तो ऐसी परिस्थिति में जब ये सीज फायर हुआ है, सीज फायर के बीच में अमेरिकी डिप्लोमेसी काफ़ी हद तक फ्रांस को शामिल करने के लिए दबाव डाला होगा और फ्रांस एक लिमिटेड स्पेस के तहत वो तैयार हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका जो कुछ चाहे फ्रांस वो करेगा, क्योंकि उसके अपने हित भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका से बहुत अलग हैं। नाटो में भी कई विचारधाराएं हैं जो जिससे वो अलग रखता है। अभी कुछ दिन पहले NPT रिव्यू कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें भी आप देखे होंगे कि कई ऐसे यूरोपीय देश हैं जो अमेरिकी मानसिकता से बिल्कुल अलग हटकर बातचीत कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ कि उनके जो हित हैं इस मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में, कुछ हद तक एक समानांतर रेखा पर आगे जाती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि अमेरिकी हित ही फ्रांस के हित हो और यूरोप के अन्य देशों का हित हो। तो ये अब देखने वाला है कि स्थिति क्या होगी, लेकिन ये अंतिम कड़ी है जी। अंतिम कड़ी इसलिए है कि जो निर्णय लिए जाएंगे उसके बाद भी ईरान अगर डटकर खड़ा रहता है हॉर्मुज पर, जैसे ही उसकी पकड़ है और जिस तरीके का ताना बाना पिछले उसने कई महीनों में बनाकर इजराइल और अमेरिका को पीछे, मतलब जो उनके मंसूबे थे वो पूरा नहीं करने दिया है। अगर फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलने के बाद भी निर्णायक स्थिति नहीं बनती है तो निश्चित रूप से न केवल अमेरिकी हार होगी बल्कि पूरी तरह से नाटो की भी हार को भी हम पढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। और आने वाले वक्त में नाटो का रुख क्या होता है, क्या इन्वॉल्वमेंट ईरान के फ्रंट पर और ज्यादा बढ़ती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।